वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज वही हमारा एनडीए पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस की सीरीज। कल हमने अपना एक लेसन खत्म करा एसिड बेस वाला। आज हम आगे बढ़ रहे हैं कार्बन एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स वाले चैप्टर पे। दिशा पब्लिकेशन की पीवाईक्यू की बुक्स है, उसको हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ इज 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू। देखिए 1 कैरेट ऑफ डायमंड 200 मिलीग्राम के इक्वल होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ मिलीग्राम मीन्स 10⁻3। माइक्रो का मतलब 10⁻6। नैनो का मतलब 10⁻9। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻10। पीको क्या होता है, 10⁻12। फर्मी क्या होता है, 10⁻15। तो दीज थिंग यू मस्ट नो अबाउट द स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज आप याद कर लीजिए, 1 कैरेट मीन्स 200 मिलीग्राम। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग ऑफ ब्रेड। देखिए स्वेलिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को स्वेल करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। सो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। Move on to the next third question. Which one of the following is correct statement? Graphite can be used as lubricant because it has। देखिए lubricant का मतलब क्या होता है? lubricant का मतलब होता है जो wear and tear को कम करे। ये wear and tear क्या चीज़ है? आपको पता है मशीन्स के पार्ट हैं। अब वो मशीन्स जब चलेगी तो उसमें फ्रिक्शन होगा। वो फ्रिक्शन जैसे ही होगा तो मशीन के पार्ट धीरे धीरे क्या होते रहेंगे, खत्म होते जाएंगे। रस्ट होता जाएगा उसमें, धीरे धीरे वो फिनिश होते जाएंगे। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम उसके पार्ट्स के ऊपर, मशीन के पार्ट्स के ऊपर ग्रीस चिपकाते हैं, ग्रीस लगाते हैं। साइकिल में भी आपने देखी होगी। तो ग्रीस क्या काम करती है, एज अ ल्यूब्रिकेंट का काम करती है। सो ग्रेफाइट इज आल्सो एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट। अच्छा ग्रेफाइट ल्यूब्रिकेंट क्यों है? एक तो इसलिए इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अगर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं। वन इज ग्रेफाइट, another one is diamond, and the fourth one is fullerenes। ठीक है, तो इसमें से जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अगर आप नोट करें तो उसका जो होता है ना, वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। उसमें रिंग्स होती हैं ऐसे ऐसे, पर वो रिंग्स आपस में एक दूसरे की लेयर बना करके जुड़ी होती हैं। यहाँ कार्बन होता है, कार्बन होता है, ऐसे ऐसे रिंग्स बनी होती है। 6 मेंबर्ड रिंग भी होती है, 5 मेंबर्ड रिंग भी होती है। तो इसलिए ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर हुआ, उस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में लेयर्ड होने के कारण वो एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज होता है। सो आंसर इज सी। थर्ड का आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। Move on to the fourth question. The oxide of which of the following element is used as coolant? देखिए कूलेंट का मतलब होता है जहां आप किसी चीज को कूल कर रहे हो। कूल करने का मतलब है रेफ्रिजरेटर जब हमारा काम करता है, तो रेफ्रिजरेटर भी हमारा कूल करने का ही काम करता है। सो जो रेफ्रिजरेटर का काम है वही वो गैस करेगी। तो वो कौन सी गैस होती है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड CO2। उस गैस को हम बोलते हैं सॉलिड CO2। और सॉलिड CO2 किससे मिलके बनती है, कार्बन से मिलके बनती है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगेन फोर्थ का आंसर इज द सी, इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर बिल्डिंग सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा आप मुझे बताओ हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट मोस्ट एसेंशियल फॉर बिल्डिंग सेल्स इन अ ह्यूमन बॉडी। तो अगर आपको ह्यूमन बॉडी को बिल्ड करना है तो आपको सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली क्या चीज चाहिए। देखिए एक तो हमें कार्बन चाहिए एंड एक हमें नाइट्रोजन चाहिए। अगर आपको पता हो सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हम यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, अलग अलग ट्रीज होते हैं जो नाइट्रेशन फिक्सेशन बैक्टीरियाज होते हैं। तो हमारी बॉडी में जो बिल्डिंग सेल है वो हमारे क्या है, नाइट्रोजन है एंड कार्बन है। दीज आर नॉन एज बिल्डिंग सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। सो द आंसर इज फिफ्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ आंसर हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, सिक्स्थ। ध्यान से पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इनमें से कौन सा, देखिए ग्रेफाइट है, यस। डायमंड है, यस है। ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी है। ये सूट को क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सूट। देखिए सूट इज द अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये फुलरीन्स जो है ना, ये उसी का ही एक दूसरा नाम है, सूट बोलते हैं। तो कार्बोरेंडम,
दिस इज नॉट अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बोरेंडम का फॉर्मूला होता है SiC। दिस इज द कार्बोरेंडम। ये कार्बन का एलोइज है बट नॉट अ एलोट्रोप, ये एलोइज है एक तरह का, तो इसलिए हम बोल सकते हैं मिनरल है इसका, और भी है कार्बन का ये कार्बोरेंडम। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? बी। कार्बोरेंडम का फॉर्मूला आप याद करके रखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? SiC। तो ये जो कार्बोरेंडम है, इसलिए हम इसको एक और नाम से पुकारते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड। दिस इज आल्सो कॉल्ड सिलिकॉन कार्बाइड। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। सेवेंथ क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी है इसने, इसके लिए क्या करेक्ट है? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन लाइम। अच्छा, लाइम का फॉर्मूला आप में से बताइए, CaCO3। तो जब CaCO3 को हम H2O से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनती है? CO2 बनती है। एक तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। सेकंड को क्या कह रहे हैं? सेकंड को कह रहे हैं सॉलिड CO2 फॉर्म इट कैन बी यूज रेफ्रिजरेंट। ऑफ कोर्स ये भी एक रेफ्रिजरेंट का काम करती है। तो विच वन इज द करेक्ट? बोथ आर द करेक्ट, बोथ 1 and 2 दोनों के हैं एक दूसरे के साथ करेक्ट इक्वेशन देते हैं। CaCO3 को जब H2 से रिएक्ट कराएंगे तो CaOH ट्वाइस बन जाएगा और एक CO2 हमारा निकल जाएगा। तो ये क्या होता है? CaOH ट्वाइस को हम क्या बोलते हैं? स्लेक्ट लाइम। दिस इज नॉन एज स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नॉन एज लाइमस्टोन। इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। एट्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। विनेगर इज द ट्रेड नेम ऑफ। देखिए विनेगर को एसिटिक एसिड बोलते हैं, तो एट्थ का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए। एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH। दिस इज नॉन एज विनेगर। ठीक है, चलिए जी नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा ये और भी ऑप्शन देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4। इथाइल एल्कोहल मतलब C2H5OH। सो दीज आर द फॉर्मूला, आपको पता होने चाहिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ। नाइन्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? नाइन्थ क्वेश्चन हमें बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायमंड। देखिए डायमंड की बात करते हैं। इट इज द एलोट्रोप ऑफ सिलिकॉन, ये तो गलत ही हो गया। डायमंड तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है। इट इज द बैड कंडक्टर, यस डायमंड इज द बैड कंडक्टर, बट ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर। इट इज द हार्डेस्ट, यस दिस इज द हार्डेस्ट। इट बर्न टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या जब हम डायमंड को बर्न करेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? यस बनती है, क्योंकि वो एलोट्रोपिक कार्बन का है, उसको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज करेक्ट? तो सेकंड थर्ड ये सारी हमारी क्या है? करेक्ट है। सो आंसर इज, नाइन्थ के आंसर्स देख लेते हैं। नाइन्थ के आंसर क्या होंगे? ये दीज आर द आंसर। तो नाइन्थ का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? बी। 2 3 4 सही थे, फर्स्ट वाला गलत था, वो जो सिलिकॉन वाला था वो हमारा रॉन्ग था। मूव ऑन टू द टेंथ क्वेश्चन। द मेजर कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस, मीथेन। गोबर गैस को तो क्या बोलते हैं? CH4। और CH4 को हम बायोगैस भी बोलते हैं, और बायोगैस हमारी क्या होती है? मीथेन होती है। चलिए 11th क्वेश्चन। ड्राई आइस इज मेकिंग कोल्ड बाथ इन द लेबोरेटरी बाय मिक्सिंग द वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। देखिए ड्राई आइस का फॉर्मूला होता है सॉलिड CO2। इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, और इसका काम मैंने अभी पीछे भी बताया आपको, रेफ्रिजरेटर में भी इसका काम आता है। रेफ्रिजरेटर में भी ये यूज होती है। रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है किसी चीज को ठंडा करना हो, उसके लिए भी यूज होती है। सो आंसर इज सी। मूव ऑन टू द ट्वेल्थ। डायमंड इज, डायमंड क्या है? ट्वेल्थ क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो डायमंड क्या है? एक तो हार्ड है, एक तो हार्ड और एक नॉन कंडक्टर है, तो सी। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर एंड सॉफ्ट, ये ग्रेफाइट के लिए फर्स्ट ऑप्शन। तो आपके लिए डायमंड के लिए ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है जी। चलिए 13 क्वेश्चन। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड इन कनेक्शन विद CO2। CO2 के साथ क्या क्या बातें हैं? CO2 इज पॉइजनस गैस। क्या ये पॉइजनस गैस है? नो। CO इज पॉइजनस। देखिए CO पॉइजनस होता है। आपको पता होगा हम बोलते हैं कि अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अंगीठी जलाएंगे तो जब कोयला जलता है तो उससे क्या निकलती है? CO निकलती है, क्योंकि ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जलता है। जब भी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर आप कार्बन को हीट करेंगे तो आपको CO बनेगी। एक्सेस में हीट करेंगे तो CO2 बनेगी। तो इसका मतलब CO बनेगा, और CO इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से मिल जाता है।
हीमोग्लोबिन से मिल जाने के बाद ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, वो हमारे सेल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इससे हमें बीमारियां होती हैं बहुत खतरनाक। पॉइजनस CO2 नहीं है। देखिए CO2 तो एटमॉस्फेयर में भी होती है, तो क्या पॉइजनस होगी वो? नो, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। और नेक्स्ट हमें दिया है CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड, या दिस इज द करेक्ट। जो CO2 होती है हमारी, वो एक तरह का एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों एसिडिक ऑक्साइड है तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं CO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करा दूं तो आपको पता है क्या बनता है? CO2 को वाटर से रिएक्ट कराने पे हमारे पास बन जाता है H2CO3। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो मतलब एसिड बन रहा है ना, तो ये एक तरह का क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, तभी इससे एसिड बन रहा है, तभी से एसिड बन रहा है। सो द आंसर इज CO2 इज पॉइजनस गैस, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड, यस। CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यस, अभी हमने चेक किया था। जो CO2 है वो लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। अभी लाइम वाटर क्या होता है? क्विक लाइम वाटर मतलब CaOH ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। और इस स्लेक्ट लाइम को ही हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। ठीक है, इसके साथ अगर मैं CO2 की रिएक्शन करवाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसको CO2 से रिएक्ट कराऊंगा तो CaCO3 बन जाएगा, प्लस में H2 निकल जाएगा। ये इनसॉल्युबल होगा, CaCO3 लाइमस्टोन इनसॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, तो ये क्या बना देगा, मिल्की कलर का सोल्यूशन बना देगा। सो द सेकंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट, सो आंसर इज बी। देखिए आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि चैप्टर का नाम ही कार्बन है, तो कार्बन के बारे में आपको पता होना चाहिए। CaO क्या होता है, CaOH ट्वाइस क्या होते हैं, ये कंपाउंड्स पता होने चाहिए। CaCO3 का मतलब क्या है, MgOH ट्वाइस का क्या मतलब है। सो हेयर इज द क्विक लाइम, हेयर इज द स्लेक लाइम, हेयर इज द लाइमस्टोन, हेयर इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O, दिस इज द जिप्सम, calcium sulfate 0.5 H2O, दिस इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले आपको एकदम याद होने चाहिए। देखिए एनडीए में रॉकेट साइंस नहीं आती, एनडीए में सिंपल सिंपल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। बट हमें यही समझना है कि हमें कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। आपको वैसे तो केमिस्ट्री में आप चैप्टर देखो बहुत सारे हैं, बट हमें उस चैप्टर में भी, अब केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी का चैप्टर है 11th क्लास में, तो डिपेंड करता है ना हमें उसको कितना पढ़ना है। डेप्थ में नहीं जाना, डेप्थ में जा रहे हैं वो तो नीट और IIT के क्वेश्चंस हैं जो हम डेप्थ में जा रहे हैं, बट हमने तो डिस्कस करना है एनडीए लेवल का। तो मेनली जो फोकस है उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है, फालतू नहीं पढ़ेंगे। उसी के लिए ये सारी हमारी जो क्लास चल रही है वो इसी चीज़ के लिए चल रही है कि हमें पता लगे क्वेश्चंस देख के कि आखिर क्वेश्चन किस लेवल तक के आ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th, विनेगर। विनेगर तो सिंपल है, एसिटिक एसिड, CH3COOH, दिस इज द एसिटिक एसिड, सो आंसर इज इथेनोइक एसिड। नाउ द 15 क्वेश्चन, मैच करना है हमें, किस किस को मैच करना है। ठीक है, तो मैच हमें करना है ओजोन गैस। अब ओजोन गैस की कहानी तुम्हें पता है, O3। O3 क्या कहानी है इसकी, सनरेज को, सनरेज में से सनरेज में से तीन तरह की रेज निकलती है। चलिए इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। एक पेज ले लेते हैं हम एक्स्ट्रा, उस पर आपको समझाते हैं अच्छे से। ठीक है, ओजोन की कहानी सुनिए। देखिए हमारा एटमॉस्फेयर होता है, अब इस पूरे एटमॉस्फेयर में हमारे पास बहुत सारी लेयर हैं। तो हमारी सबसे पहली लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर हमारी लेयर है, दिस इज नॉन एज स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर हमारी एक और लेयर है, दिस इज कॉल्ड आइनोस्फियर। आइनोस्फियर से एक और है, दिस इज कॉल्ड एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर के बाद एक और है, दिस इज कॉल्ड थर्मोस्फियर। बेसिकली हमारे पास पांच अलग अलग तरह की क्या है, लेयर है। अब ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। तो 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक, 0 से 10 तक हमारा ट्रोपोस्फियर है। अगेन 50 तक हमारा स्ट्रेटोस्फियर है। 50 के बाद 80 तक हमारा आइनोस्फियर है। उसके बाद फिर 500 तक एक्सो है, देन थर्मो है। ये सारी इसकी डिस्टेंस है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो हमारा आइनोस्फियर है, ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर है, तो स्ट्रेटोस्फियर में एक लेयर है, कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फियर में। उस लेयर को हम बोलते हैं ओजोन, दिस इज द ओजोन लेयर। अब इस ओजोन लेयर का काम क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा सन है, तो सन से हमें पता है बहुत सारी रेडिएशन आ रही है, बहुत सारी रेडिएशन आ रही है।
तो बेसिकली जनरली तीन तरह की रेडिएशन आ रही है। एक तो आ रही है विजिबल, जिसके कारण हम देख रहे हैं, एक आ रही है यूवी, एक आ रही है इंफ्रारेड। तो बेसिकली तीन तरह की सन से रेज आ रही हैं। तो ये जो ओजोन है रास्ते में, ये ओजोन क्या करती है, यूवी रेज को तो यहीं पे ब्लॉक कर देती है, यूवी को जाने नहीं देती, यूवी को यहीं रोक लेगी। बाकी ये जो विजिबल है ये चली जाएंगी, इंफ्रारेड है ये चली जाएंगी, कहाँ तक पहुँच जाएंगी, अर्थ तक पहुँच जाएंगी, बट यूवी नहीं जाएगा। तो यूवी इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। तो यूवी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। अगर ये नीचे आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो इस यूवी को रोकने के लिए इसलिए ओजोन यहाँ पे बनी है। अच्छा, ओजोन कहाँ पे बनी है, ओजोन हमारी बनी है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन बनने का मकसद क्या है, वो हमें यूवी रेस को क्या करती है, बचाती है। यूवी रेस बचाने में हमारी हेल्प करती है, विजिबल और इंफ्रारेड को क्रॉस कर लेती है, ओजोन लेयर में से निकाल देती है। ठीक है। अब बेसिकली हमें करना क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है, यस स्ट्रेटोस्फीयर में। सबसे पहली कौन सी है, ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में एक और लेयर होती है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपाउस, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपाउस। ऐसी स्ट्रेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर के बीच में लेयर है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपाउस। तो ये सारा सिस्टम हमारा ओजोन का होता है। अच्छा, एक और बात आप ध्यान रखिए, ओजोन अगर एटमॉस्फेयर में दूर है हमसे तब तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है। बट अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में जहाँ हम लिविंग कर रहे हैं, अच्छा जहाँ हम लिविंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, इन जहाँ हम रह रहे हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, जहाँ पर हम रह रहे हैं, दिस इज नॉन एज लिथोस्फियर। इसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फियर बोलते हैं। ठीक है। ऐसे जहाँ वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। तो दिस इज द सुरक्षा कवच, ओजोन का हमारा क्या है, सुरक्षा कवच है। ठीक है। तो चलिए हम अपने पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट हम अपने पेज पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन हमारा यही था कि ये जो ओजोन लेयर है इसका बेसिकली काम क्या है। तो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। दिस इज द सेकंड थिंग। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, जो हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाए। बस हमें क्लू मिल गया। देखो हमें इतने, अगर हमें इतना नॉलेज है तो हमें इस आंसर का क्यू मिल गया। तो आंसर क्या हो गया, ए का 2 हो गया। ए का 2 कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। डी का 1 हो गया, डी का 1 तो यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, मतलब अभी हमें और क्यूज चाहिए। नेक्स्ट क्यू हमारा क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो सकता है, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर सकती है इस सारे के कॉन्सेप्ट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड करने का मतलब क्या है, वो क्या कंबाइन विद हीमोग्लोबिन तो हो गया, कंपोनेंट ऑफ एयर इन स्मॉल क्वांटिटी है क्या, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन को ब्लॉक करती है। यस। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन को ब्लॉक करती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये है ना। सही है। तो सी का क्या हो गया, फिफ्थ हो गया, सी का फिफ्थ हो गया। मतलब देखिए अब हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है, बी। बी। अब आप ये भी कहानी समझिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ठीक है। अभी मैंने आपको एक रेडिएशन पूरा ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया है। अब यहीं पे आप समझ लीजिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज़ है। ठीक है। अब मान लो ये ओजोन है, अब मान लो मैंने आपको बोला था दो रेज तो यहाँ पर आ गई। कौन कौन सी रेज यहाँ पर आ गई, एक इंफ्रारेड आ गई, और एक कौन सी आ गई, और एक कौन सी आ गई, एक विजिबल आ गई। तो ये जो इंफ्रारेड है ना, जैसे ही धरती पे गिरती है, धरती इसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेजती है। बट जब ये वापस भेजती है ना, तो हमारी धरती के ऊपर छोटे छोटे CO2 के पार्टिकल्स हैं। वो छोटे छोटे CO2 के पार्टिकल आए कहाँ से, कुछ हमने जनरेट करे हैं पॉल्यूशन करके। वो CO2 के पार्टिकल क्या करते हैं, इस इंफ्रारेड को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, जाने नहीं देते। तो अर्थ का जो हीट बजट है, अर्थ का जो हीट बजट है, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके कारण हमारे पास पार्टिकल क्या है, जा नहीं पाते। तो नहीं जा पाते तो फिर हमें क्या करना होता है, इस CO2 के अमाउंट को कम करना होता है। इस CO2 की अमाउंट को कम करने को ही बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमें क्या करना है, कम करना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हटाने के लिए ही हम यहाँ पर अपने सारे काम कर रहे हैं।
ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, CO2 का मेन मकसद क्या है क्वेश्चन के अंदर, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को ब्लॉक कर लेती है। सो द आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। So the answer is ozone gas, ultraviolet radiation, nitrous oxide, component of air in small quantity, carbon dioxide, infrared radiation, carbon monoxide combined with hemoglobin. So the answer is B. A का 2, B का 3, C का 5, D का 1. So here is the simple answer. Next move on to the next question. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपने पास है क्वेश्चन नंबर 16। 15 तक हो गया हमारा, अब हम 16 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है 16 क्वेश्चन पे, which one among the following statement is not correct about graphite? Which one among the following statement is not correct about graphite? तो ग्रेफाइट्स के संबंध में कौन सा करेक्ट नहीं है? इट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, क्या ये एलोट्रोप स्टेबल है? नेक्स्ट इज इट इज एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल, हाँ ये तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल भी है, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप भी है, क्रिस्टलाइन सफेरिकल बीड्स ऑफ ग्रेफाइट हैव वेरी डीप लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी भी है इसकी, तो ये भी सही है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग है, ये भी सही है। इट इज द मोस्ट स्टेबल, यस मोस्ट स्टेबल ग्रेफाइट है थर्मोडायनेमिकली। इट इज द हायर ग्रेड ऑफ कोल, नो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत है। हायर ग्रेड ऑफ कोल हमारा, ये वाला आंसर हमारा गलत है। सो द आंसर इज डी, विच वन इज नॉट करेक्ट। तो 16 का हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 17 पे चलते हैं। ए बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, द इंजेक्टेड एसिड इज, तो लीफ के स्टिंग से कौन सा एसिड है जो क्या प्रोड्यूस करता है, पेन एंड इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, उस एसिड का नाम क्या है? तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, CHCOOH, दिस इज नॉन एज फॉर्मिक एसिड। सो द फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCOOH, दिस इज द मिथेनोइक एसिड। सो आंसर इज डी, D4 मिथेनोइक एसिड। तो 17 का क्या आ गया, डी आ गया। चलिए मूव ऑन टू द 18th क्वेश्चन। ए स्टूडेंट बाय चांस मिक्स्ड एसीटोन विद एल्कोहल, बाय चांस स्टूडेंट ने एसीटोन को एल्कोहल में मिक्स कर दिया। दिस मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड एल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय, तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? देखिए एक प्रोसेस होता है, सेपरेट टेक्निक्स होती हैं। एक टेक्निक होती है उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है, और एक टेक्निक होती है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इन दोनों में फर्क है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, जब हमारे बीकर में, जैसे हमारे बीकर में दो चीजें हैं, एक हमारे पास एल्कोहल है और एक हमारे पास कीटोन है, एल्कोहल है और एक हमारे पास कीटोन है, एसीटोन। तो इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रोक्स क्या है, सिमिलर है, सेम है। तो इसको जैसे अल्कोहल और एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो अगर इन दोनों को आपने अलग अलग करना होगा तो हम किस मीडियम से करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करेंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होगा वो क्या होगा, जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो कुछ देर बाद इवेपोरेट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने के कारण हम इन दोनों को अलग अलग रूप ढंग से इवेपोरेट कर सकते हैं। सो द 18th का आंसर है, 18th का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है जी, चलिए 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड आर करेक्ट, तो इनमें से डायमंड से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज यूज्ड एज अ जेम इन ज्वेलरी बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट। इट इज अ गुड कंडक्टर, दिस इज द रॉन्ग स्टेट, ये तो रॉन्ग है, गुड कंडक्टर तो है नहीं।
इट इज यूज फॉर कटिंग ग्लास, यस, स्ट्रॉन्ग होता है ना, ग्लास की कटिंग के लिए यूज करते हैं हम इसको। तो थर्ड तो हमारा ठीक है, ठीक है। और क्या हो सकता है, इट इज यूज फॉर ड्रिलिंग द रॉक, क्या हम इसको रॉक की ड्रिलिंग के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ड्रिलिंग ऑफ रॉक के लिए भी यूज करेंगे, यस, क्योंकि हार्डेस्ट है ना, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जेमिन ज्वेलरी तो है ही है। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ का है ए ऑप्शन। सो 19 का हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन जो हमारे आ रहे हैं वो एप्लीकेशन पार्ट्स पे ज्यादा आ रहे हैं, रेदर देन दे हम उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ें, सारी डिटेल पढ़ें, एप्लीकेशन पार्ट्स पे हमारे क्वेश्चन बहुत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ विनेगर, अभी हमने बताया था एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, दिस इज द विनेगर, इसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। 21 को पढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डायमंड इज हार्ड एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, यस, करेक्ट। डायमंड इज सॉफ्ट, गलत। डायमंड इज बैड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थ्री बोथ है, डायमंड इज गुड कंडक्टर, तो आंसर इज फर्स्ट एंड थ्री। 21 का क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। चलिए जी 22, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो आपको पता ही है प्योरेस्ट फॉर्म जो एलोट्रोप है वो तो क्या होता है, डायमंड होता है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड, तो 22 का ए। 23, एसिड कंटेन्ड इन वेनेगर इज, वेनेगर में कौन सा एसिड, देखो अगेन रिपीट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड। तो वेनेगर का फॉर्मूला कितनी बारी पूछ लिया है, एसिटिक एसिड, सही है। चलिए अब असर्शन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये इनके चार ऑप्शन देख लीजिए, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए है, नहीं है तो बी है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये डी ऑप्शन है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, असर्शन रीजनिंग के 26 को हम ध्यान से पढ़ेंगे, 24, ठीक है। 24 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 24 क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड, यस इट इज द कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड तो कंपाउंड है। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर रेशियो 3/8, देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यही होता है, कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना 16 इंटू में 2 कितना होता है 32। तो इसका अगर हम रेशियो निकालें तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 6, अगर 2 से डिवाइड करें, इसको 2 से करें तो हम सीधा 3 से करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, तो 3/8, so this is the answer, 3/8. So the assertion and reasoning both are correct, both are correct. 25th, diamond is good conductor of electricity, wrong, ग्रेफाइट होता है वो तो असर्शन ही गलत है। तो अगर असर्शन ही गलत है तो वो डी ऑप्शन बनता है, फिर ये ए है, ये ए है। ए क्यों है सर, भाई असर्शन रीजन दोनों सही है ना, और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि कंपाउंड वही होता है जिसमें मास क्या हो, फिक्स्ड हो। तो यहाँ पे मास क्या है, एकदम फिक्स्ड है 3/8, तभी तो वो कंपाउंड है। बट 25 की अगर हम बात करें वो तो असर्शन ही गलत है, तो असर्शन गलत है। अब रीजन देख लेते हैं, वैसे तो असर्शन फॉल है तो हमें पता लग गया, बट हम रीजन भी देख लेते हैं, रीजन क्या है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, दोनों थोड़ी है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो असर्शन ही रॉन्ग है। एंड ग्रेफाइट इज यस, रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज रॉन्ग, सो डी इज द करेक्ट आंसर। 26, carbon can form more compound than any other element, can form more compound than any other element, carbon can exist in various allotropes, yes ठीक है। बट ये नहीं है कि ए भी ठीक है आर भी ठीक है, ए भी ठीक है आर भी ठीक है, स्टेटमेंट दोनों ठीक है, बट इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है ये कि कार्बन कैन एग्जिस्ट इन वेरियस एलोट्रोप तो इसलिए वो मोर कंपाउंड बनाता है, नहीं, वो तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम, वो इस करके बॉन्ड बनाता है कार्बन, क्योंकि इसमें सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम होता है, ठीक है। तो असर्शन और रीजनिंग में से कार्बन तो मोर कंपाउंड बनाता ही है, बट रीजन ये ठीक नहीं है, बट रीजन उन्होंने अपनी तरफ से सही है, असर्शन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आंसर इज 26 का बी, assertion is correct, reason is correct, but not the correct explanation। चलिए जी 27 पर स्टेटमेंट है, पढ़ लेंगे पहले, बोथ स्टेटमेंट और इंडिविजुअल ट्रू स्टेटमेंट, सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वही चीज है, सेम सेशन, सिंपल क्वेश्चंस। लाइमस्टोन डिकम्पोज व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, व्हाट इज लाइमस्टोन, अब पता होना चाहिए, CaCO3,
दिस इज कॉल्ड लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं एयर के अंदर तो क्या होता है, क्या बनता है, CaO प्लस CO2, यही बनता है हीट करने से, तो CO2 गैस निकलती है। Limestone decompose when heated in air, correct. Increase the content of CO2 in the atmosphere in the recent year mainly due to the using of limestone in the manufacturing of cement. अब देखिए 27 क्या कह रहा है, 27 कह रहा है फर्स्ट तो ट्रू है। अब क्या ये सीमेंट बनाने से CO2 बढ़ गया है और लाइमस्टोन, ऐसा नहीं है, सीमेंट बनाने से थोड़ी कंटेंट ऑफ CO2 बढ़ गया, तो ये चीज़ तो फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट सेकंड इज फॉल्स है, तो सी आंसर हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 28 बायोगैस कंसिस्ट ऑफ मेनली, अरे बायोगैस तो मीथेन से ही बनती है, तो 28 का तो हमारे पास ए ही होगा। 29 मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज डायमंड। देखिए थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है ग्रेफाइट, ये दो वर्ड का आप ध्यान रखिए। अगर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल पूछा है देन द ग्रेफाइट, अदरवाइज डायमंड, अदरवाइज डायमंड। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फुलरीन हैज ओनली 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग, रॉन्ग, 5 मेंबर भी होती है, गलत। फुलरीन आर द केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है, केज थोड़ी बनता है। डायमंड इज अ थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल, गलत, अभी मैंने तुम्हें बताया ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट होता है, नॉट अ डायमंड। ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड हार्ड and is therefore used as a dry lubricant in machine, yes, ग्रेफाइट को हम lubricant यूज करते हैं। सो द 30 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। 31 पे बढ़ रहे हैं। वाई इज ग्रेफाइट यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात पूछिए, लेयर से इससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट कैन बी इजिली मोल्डेड इनटू इलेक्ट्रोड, गलत बात। ग्रेफाइट इज मेड ऑफ लेयर, लेयर होती हैं विच कैन स्लाइड होती हैं, बट सेल में ये इस प्रॉपर्टी के कारण थोड़ी है। ग्रेफाइट इज इनर्ट, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिमेन्स इंटैक्ट, नो। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके कारण हमने इसका सेल में यूज करा है, बिकॉज इट इज द, देखिए क्वेश्चन की डेप्थ देखो आप, एप्लीकेशन डेप्थ देखो। अब कई बच्चे तो ये लगा देंगे लेयर बनाता है, उनको पता है ग्रेफाइट लेयर बनाता है तो ये आंसर है, बट नो, दिस इज नॉट आंसर, आंसर इज डी। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, क्योंकि सेल के बारे में पूछा है ना, तो सेल की प्रॉपर्टी लिखेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, समझे बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, ग्रेफाइट इज मच बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देन डायमंड, यस, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ईच कार्बन इज ग्रेफाइट इज sp2। चलिए देखते हैं, देखिए sp2 का मतलब क्या होता है, जब एक कार्बन 3 कार्बन से टच करे, एक कार्बन जब 3 कार्बन से जुड़ा है उसको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है इसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल थिंग। तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट है, यहाँ पे जो ग्रेफाइट है इज मच बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देन डायमंड, वाई, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल। तो 32 का क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए, because it is sp2 hybridization and form 3 sigma bond with the 3 neighboring carbon atom। जो डायमंड होता है उसका स्ट्रक्चर नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। क्यों, क्योंकि उसमें एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है। बट जो ग्रेफाइट होता है उसका तो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेयर स्ट्रक्चर का मतलब है एक कार्बन जो होता है वो केवल हमारे पास 3 ही कार्बन से जुड़ा होता है, 3 कार्बन से जुड़ा होता है और से नहीं जुड़ा होता है। एक कार्बन ओनली 3 कार्बन से जुड़ा होगा बस, और उसे नहीं, तो इसको हम बोलते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो इसलिए कार्बन sp2 ग्रेफाइट में, कार्बन sp3, कार्बन sp3 डायमंड में, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, 32 खत्म, आगे बढ़ते हैं। डेप्थ पता होनी चाहिए क्वेश्चन की आपको, 33 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बस 43 क्वेश्चन है, ये वाला यूनिट खत्म। मुश्किल से 8 यूनिट तो हैं केमिस्ट्री के आपके पास,
और इन 8 की 8 यूनिट्स को हम खत्म करवा देते हैं। सो द 33 समझते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर किसका है? तो सबको पता है केज लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है, फुलरीन्स का। डायमंड का तो नेटवर्क होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और फुलरीन का कैसा होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो कार्बन है? क्यों सर? कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड बनते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम। सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम मतलब जो कार्बन है वो कार्बन से जुड़ता रहता है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। और एक इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 36। 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन पेंसिल लेड। अरे पेंसिल लेड तो ग्रेफाइट की बनी होती है, कार्बन। पेंसिल लेड किसकी बनी होती है? कार्बन की, ग्रेफाइट की। हाउ मच CO2 is produced on heating 1 kg of carbon? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझते हैं। देखो CO, एक मोल CO2 का क्या मतलब है? एक मोल CO2 का क्या मतलब है? अगर 1 kg कार्बन को हमने हीट किया तो CO2 बना। ठीक है, 1 kg कार्बन को हीट किया, 1 kg CO2 बना। अब 1 मोल CO2 का क्या मतलब है? कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। टोटल मास कितना आ गया CO2 का? 44 ग्राम। टोटल मास कितना आएगा यहाँ पे? सो टोटल मास कितना आएगा? 12 + 32 कितना हो जाएगा? 44। तो इसका मतलब 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO2 बन रहा है। अच्छा, 1 मोल कार्बन का मतलब इसका मास कितना होता है? 12। तो 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम CO2 बन रहा है। ये लिखूंगा मैं क्योंकि ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ 1 मोल माने 12। अच्छा, केजी में अगर पूछा है आपसे तो 12 kg से 40 kg CO2 बन रहा है ना। और हमसे पूछा है हाउ मच CO2 प्रोड्यूस व्हेन 1 kg से, तो 1 kg से कितना बनेगा? 44/12 मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 44/12 मतलब 2 से करेंगे तो 2 6 11/3। आंसर इज ए, अहमदाबाद 11/3 kg। ठीक है जी, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कह रहा है? ये एक रिएक्शन दी हुई है, बस अब इस रिएक्शन को समझ करके आपको बताना है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो 37 रिएक्शन में मतलब क्या है? देखिए, एक तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है मतलब कार्बन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑफ कोर्स कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब H में भी ऑक्सीजन ऐड हो रही है। देखो रिजल्ट देखो, कार्बन में भी ऑक्सीजन ऐड है, H में भी ऑक्सीजन ऐड है, तभी तो H2 बना है। तो H इज आल्सो ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड, गलत, वो तो ऑक्सीडाइज हो गया। कार्बन गलत, तो आंसर इज 1 एंड, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन ऐड होगी ना। तो आंसर इज बी। 37 का आंसर क्या आ जाएगा? बी, बिकॉज दोनों में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। दोनों में क्या हो रही है? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 38। हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑब्टेन्ड? कार्बन ब्लैक को कैसे ऑब्टेन करें? देखिए, कार्बन ब्लैक को ऑब्टेन करने का मतलब है आपको हीट करना पड़ेगा। किसको? कार्बन को करना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन्स को। तो बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ज्यादा एयर की सप्लाई दोगे तो वो CO2 में चेंज हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। किसी भी हाइड्रोकार्बन को, जैसे मान लो CH3, यहाँ पे मेरे पास है CH4। अगर आप इसको हीट करोगे ज़्यादा विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
वो CO2 में चेंज हो जाएगा प्लस H2O, ठीक है, वो तो हमारी CO2 में चेंज हो जाएगा। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। बट यहाँ पे अगर आपको कार्बन ओनली ब्लैक बनाना है, CO2 नहीं बनानी, CO2 नहीं बनानी, कार्बन ब्लैक बनाना है, तो बर्निंग करनी पड़ेगी हाइड्रोकार्बन की, बट लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में करनी पड़ेगी। सो आंसर इज सी, आंसर इज सी, 38 का सी। 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट का मैं बता चुका हूँ, sp2 तो होता ही है, sp3 नहीं होता, तो दिस इज द नॉट ट्रू, ए इज द नॉट ट्रू। इलेक्ट्रॉन और डी लोकेलाइज ओवर शीट्स, यस शीट्स होती हैं तभी वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तभी वो ल्यूब्रिकेंट का यूज होता है। ईच लेयर इज हेक्सागोनल रिंग, यस सारी की सारी लेयर्स कौन सी होती हैं, हेक्सागोनल रिंग होती हैं। बट ये sp3 वाली प्रॉब्लम गलत है, sp3 डायमंड में होता है, ग्रेफाइट में नहीं होता। 40 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इन सब में से प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है, तो फुलरीन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। देखिए फुलरीन में क्या होता है, ये एलोट्रोप कार्बन है जिसमें अलग अलग शेप और साइज की रिंग्स होती हैं, होलोसफियर रिंग भी होती है, एलिप्टिकल शेप्स की रिंग भी होती है, तो फुलरीन इज द वेरी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एटम। 41, द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं आपको बता चुका हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के साथ मिल करके क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और वो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ना, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, वो हेल्थ के लिए क्या है, काफ़ी डेंजरस है, तो इसीलिए हम CO2 वाली यूज हम नहीं करते। एबिलिटी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन, दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए वो अंगीठी वाली मैंने आपको बात बताई थी, अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ CO रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। Which one of the following statement is not correct? All carbon is diamond are likely linked by carbon carbon single bond. क्या डायमंड में सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं? यस, नॉट करेक्ट पूछा है हमसे, ये तो करेक्ट है। ग्रेफाइट इज लेयर स्ट्रक्चर, वीक वन डबल फोर्स इज, यस तभी वो लुब्रिकेंट है। ग्रेफाइट इज फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल रिंग्स, ग्रेफाइट इज फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल रिंग्स, यस। graphite layer are held together by carbon carbon single bond. No, this is the not correct, the answer is not correct। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ता है, तभी वो sp2 बनाता है, और इसमें से कुछ डबल बॉन्ड के भी कार्बन होते हैं, वैकेंसी कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ डबल बॉन्ड के भी कार्बन होते हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं है सिंगल बॉन्ड वाले ही सारे हों, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड के कार्बन भी होते हैं। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, आंसर इज डी, हमसे इनकरेक्ट पूछी है। नाउ मूव ऑन टू द 43, which one of the following will not produce carbon dioxide on reacting with aqueous solution of HCl, very important। इनमें से कौन ऐसा है जिसको हम HCl से रिएक्ट कराएं और CO2 ना बनाए? देखिए लाइमस्टोन, मतलब CaCO3, अगर आप इसको HCl से रिएक्ट कराते हो तो भाई साहब ये तो CO2 बनाएगा बनाएगा, CaCl2 बन जाएगा, एक H2O बन जाएगा, CO2 तो निकलेगी निकलेगी। मार्बल भी लाइमस्टोन वाला ही फॉर्मूला होता है, CaCO3 मिलेगी, चौक को से भी CO2 निकलती है। बट ये जो क्विक लाइम है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO, अगर आप इसको HCl से रिएक्ट करते हैं तो CaCl2 बन जाता है, प्लस H2 निकला। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, ओनली CaO2HCl, CaCl2HCl निकल जाता है। सो द आंसर इज क्विक लाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही, 43 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए। कल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।